दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे इंडियन पॉलिटी का एक नया संशोधन विधेयक जिसे कहते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जो भी हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पास होके एक कानून बन गया है। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तो आज इसके बारे में पता करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की बात। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हमारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना। जो हमारा पहले से एक अधिनियम चला आ रहा है 1995 का, उसका संशोधन करके एक नया अधिनियम लाया गया ताकि वक्फ की जो संपत्तियां हैं इसके प्रबंधन में जो चुनौतियां आ रही है उन चुनौतियों का निवारण किया जा सके। अब हम बात करेंगे जो ये संशोधन है, इस संशोधन का वास्तव में क्या क्या उद्देश्य है। पिछले अधिनियम की जो कमियां हैं उनको दूर करना, साथ ही साथ वक्फ बोर्डों की दक्षता में वृद्धि करना, साथ ही साथ जो वक्फ की परिभाषाएं हैं जो समय के साथ बदलती जाती है उन सब परिभाषाओं को अद्यतन करना, मतलब अपडेट करना, साथ ही साथ जो पंजीकरण प्रक्रिया है उसमें सुधार करना, वक्फ के जो अभिलेख है जो डॉक्यूमेंट्स है उनके प्रबंधन में टेक्नोलॉजी की भूमिका को बढ़ाना। साथ ही साथ देखें तो मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025, इसका प्राथमिक उद्देश्य है मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना। जो 1923 में हमारे जो ब्रिटिश काल के समय से हमारे एक अधिनियम चल रहा था मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923, इसको निरस्त करना, जो आधुनिक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए पुराना और अपर्याप्त हो गया था। मतलब जो आज की जो आधुनिक भारत की जो वक्फ संपत्तियाँ हैं इसके प्रबंधन के लिए पुराना और अपर्याप्त था, उसको समाप्त करना। अब बात करें निरसन का क्या उद्देश्य था। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में एक रूपता लेके आना, साथ ही साथ पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। क्या क्या करना है इसमें? एक रूपता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। इस तरह क्या एक निरर्थक कानून के अस्तित्व के होने के कारण जो 1995 का था उसकी वजह से जो होने वाली विसंगतियाँ थी और अस्पष्टताएँ थी इनको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। अब इसके प्रमुख मुद्दों की बात करें, इस अधिनियम के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। पहला मुद्दा आता है हमारे वक्फ संपत्तियों की अपरिवर्तनीयता। मतलब जो संपत्ति एक बार वक्फ की हो गई वो ज़िंदगी पर हमेशा वक्फ हुई रहेगी। इस सिद्धांत ने क्या विभिन्न विवादों और दावों को जन्म दिया। मतलब गलती से हो या कैसे भी हो, किसी संपत्ति को वक्फ के नाम कर दिया तो वो जीवन भर वक्फ की रहेगी, तो ये तो कोई सही बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन किया गया है, तो हमने इस चीज़ को देखा है। फिर इसमें क्या है, कुछ जैसे हमारे बेट द्वारका में 2 द्वीपों के दावे हैं, जो टापू है 2 द्वीप, उनके दावों की बात करें तो अदालतों के द्वारा हैरान करने वाले माने गए हैं कि एक बार जो संपत्ति वक्फ की हो गई वो हमेशा वक्फ की रहेगी। तो इसके जो फैसले हैं जो हैरान करने वाले। साथ ही साथ देखें मुकदमेबाजी और कुप्रबंधन। या मुकदमेबाजी और कुप्रबंधन की बात करें तो वक्फ अधिनियम 1995 और इसके वर्ष 2013 के संशोधन की अक्षमता के लिए क्या वक्फ अधिनियम 1995 और इसके वर्ष 2013 के संशोधन की अक्षमता के लिए आलोचना की गई है कि इसके संशोधन की अक्षमता के लिए क्या किया गया, आलोचना की गई है, जिससे कि अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व विवाद, पंजीकरण और सर्वेक्षण, तो ये बहुत सारे कार्य हैं जिसमें क्या अतिक्रमण भी कर लिया जाता है, हमारे वक्फ की संपत्ति पे भी कर लिया जाता है, साथ ही साथ वक्फ खुद भी कर लेता है दूसरे की संपत्ति पर अतिक्रमण। तो फिर कुप्रबंधन, स्वामित्व के विवाद, पंजीकरण और सर्वेक्षण, इनमें देरी जैसे मुद्दे सामने आते हैं। वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व अधिकार और कब्जे की समस्या, पंजीकरण अधिकरण के कार्य करने के ढंग, संबंधित बड़े पैमाने पर मुकदमों आदि की शिकायतों के संबंध में मंत्रालय को कई मुद्दों से भी अवगत कराया गया। जो मंत्रालय है उनको क्या कई मुद्दों से अवगत कराया गया। फिर सबसे बड़ी समस्या आती थी पहले क्या कि कोई न्यायिक निरीक्षण नहीं होता था। मतलब जो जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो वो नहीं होता था, तो न्यायाधिकरण के फैसलों पर कोई न्यायिक निरीक्षण नहीं होता था। पहले 1995 का अधिनियम था उसमें क्या होता था, न्यायिक निरीक्षण का कोई भी अधिकार नहीं था, जो वक्फ प्रबंधन को और भी जटिल बनाता था। जो वक्फ प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसको और भी ज़्यादा जटिल बना देता था। उच्च न्यायिक निकाय में अपील करने की जो संभावना है उसके बिना
ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए निर्णय वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को कमज़ोर कर सकते हैं। क्या उच्च न्यायिक निकाय में अपील करने की जो संभावना है उसके बिना ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए निर्णय वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को कमज़ोर कर सकते हैं। फिर देखें असंतोष सर्वेक्षण कार्य। असंतोषजनक जो सर्वेक्षण कार्य होते हैं उनकी बात करें तो सर्वेक्षण आयुक्त के द्वारा वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का कार्य असंतोषजनक पाया गया। जो हमारा वक्फ संपत्ति का जो सर्वेक्षण किया गया है तो बाद में निकल के आई कि ये तो सर्वेक्षण बेकार है, बिना बात का है, फालतू है। यहाँ तक कि गुजरात और उत्तराखंड राज्य में वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण तो अभी शुरू भी नहीं किया गया। कहाँ गुजरात और उत्तराखंड में। तो उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण का आदेश 2014 में दिया गया था और आज भी इसे शुरू नहीं किया गया, तो ये एक तरह से अनियमितता ही मानी जाएगी। सर्वेक्षण पूरा न होने का प्रमुख मुद्दा सर्वेक्षण कार्य में सर्वेक्षण आयुक्तों की विशेषज्ञता का अभाव है कि जो सर्वेक्षण आयुक्त है उनमें इन विषयों को लेकर विशेषज्ञता नहीं है। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने इसमें राजस्व विभाग के साथ सर्वेक्षण रिपोर्टों के समन्वय के मुद्दे भी है। फिर बात करें जो हमारे 1995 का जो प्रावधान था तो उन प्रावधानों का गलत उपयोग भी किया जाता है। जैसे ये देखा गया है कि राज्य वक्फ बोर्डों ने भी अधिनियम के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग किया है, जिससे समुदायों के बीच असामंजस्य और असंतोष पैदा हुआ है। जैसे देखें, वक्फ संपत्ति को अर्जित करने और वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 40 का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया है। जो हमारा वक्फ अधिनियम है उसकी धारा 40 का दुरुपयोग किया गया है। इससे न केवल भारी संख्या में मुकदमे उत्पन्न हुए हैं बल्कि समुदायों के बीच असामंजस्य भी पैदा हुआ है। समुदाय के बीच में असामंजस्य भी पैदा हुआ है। फिर संवैधानिक वैधता की बात करें, वक्फ अधिनियम देश के केवल एक धर्म की धार्मिक संपत्तियों के लिए एक विशेष अधिनियम है? एक ही धर्म और उस धर्म के अंदर भी धार्मिक संपत्तियों के लिए एक विशेष अधिनियम है? जब किसी अन्य धर्म के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है तो फिर इसके लिए क्यों होना चाहिए? ये भी एक सोचने वाली बात है। वास्तव में वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। वास्तव में वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें यही प्रश्न पूछा गया है कि वक्फ की संवैधानिक वैधता को लेकर दायर इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है कि भैया ऐसा क्यों होना चाहिए। तो इसी वजह से ये परिवर्तन किया गया है। अब देखते हैं हमारा संशोधन हुआ है तो संशोधन किन किन पॉइंट्स पे हुआ है उनकी बात देखें। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025, तो सबसे पहले बात तो अधिनियम का अब नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, एकीकृत वक्फ प्रबंधन अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम 2025। पहले था वक्फ अधिनियम 1995। अब सवाल ये आता है सबसे पहले वक्फ का गठन कैसे होगा। तो वक्फ का गठन की घोषणा उपयोगकर्ता और धर्मार्थ दान मतलब वक्फ अल औलाद द्वारा किया जा सकता है। तो अब ये पहले तो ये प्रावधान था कि वक्फ का गठन घोषणा उपयोगकर्ता या धर्मार्थ दान संस्थान के द्वारा या वक्फ उल औलाद जिसे कहते हैं उसके द्वारा किया जा सकता है। अब चेंज करके क्या किया गया, केवल घोषणा या धर्मार्थ दान के माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटा दिया गया है। तो उपयोगकर्ता लिखा हुआ था ना शब्द, उसको इससे हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये कई बार क्या है जो विवाद जैसी स्थिति पैदा करता है, तो इसलिए इस चीज़ को हटा दिया गया है। फिर दाता को जो दान देता है ज़मीन इस वक्फ को, तो उसको कम से कम 5 साल तक इस्लाम धर्म पर अमल करने वाला मुसलमान होना चाहिए और संपत्ति का मालिक वह स्वयं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अपनी पत्नी की संपत्ति या बच्चों की संपत्ति को दान कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वक्फ अल औलाद महिला उत्तराधिकारियों को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वह उनके अधिकारों के विरुद्ध संपत्ति को दान कर दें। फिर वक्फ के रूप में सरकारी संपत्ति की बात करें तो पहले कोई प्रावधान नहीं हुआ करता था सरकारी संपत्ति के बारे में। अब क्या प्रावधान किया गया कि वक्फ के रूप में पहचानी जाने वाली कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। वक्फ के रूप में पहचानी जाने वाली कोई भी सरकारी संपत्ति है वो वक्फ की नहीं रहेगी। फिर देखिए, स्वामित्व विवादों का समाधान कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। हमारे
स्वामित्व विवाद होंगे, जितने भी पंगे होंगे उनका समाधान कौन करेगा? कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा और राज्य सरकार को उसकी एक रिपोर्ट कलेक्टर देगा। फिर देखिए वक्फ संपत्ति निर्धारण की शक्ति किसके पास रहेगी? तो अधिनियम पहले क्या था कि अधिनियम वक्फ बोर्डों को पूछताछ करने और यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। तो अधिनियम क्या है? वक्फ बोर्ड को ही ये अधिकार देता है। अब क्या है, इस प्रावधान को हटा दिया कि अब ये निर्धारण करने की शक्ति वक्फ बोर्ड की नहीं रही। अब सर्वे की बात करें, सर्वे क्या कहता है कि सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों के द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा। क्या? सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों द्वारा क्या किया जाएगा? सर्वेक्षण किया जाएगा। अब क्या है, कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार दिया गया है। लंबित सर्वेक्षण राज्य के राजस्व कानूनों के अनुसार किया जाएगा। जो हमारा लंबित सर्वेक्षण है तो या फिर ये क्या कैसे आयोजित किए जाएंगे? राज्य के राजस्व कानूनों के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे। लंबित सर्वेक्षण क्या? राज्य के राजस्व कानूनों के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे। फिर आगे आता हमारा कौन सा? जो केंद्रीय वक्फ परिषद है, इसकी संरचना कैसी होगी? केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना की बात करें तो अधिनियम के केंद्र और राज्य सरकारों और वक्फ बोर्डों को सलाह देने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन करता है। ये अधिनियम क्या करता है? केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों, क्या केंद्र और राज्य सरकारों और वक्फ बोर्डों को सलाह देने के लिए केंद्रीय वक्फ बोर्ड का परिषद का गठन का प्रावधान करता है। और जितने भी होगी सभी परिषद सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, जिनमें कम से कम 2 महिला सदस्य हो। अब इसमें थोड़ा सा प्रावधान में चेंज किया, क्या कि विधेयक में प्रावधान है कि 2 सदस्य इसमें गैर मुस्लिम होने चाहिए। क्या 2 सदस्य कैसे होने चाहिए? गैर मुस्लिम होने चाहिए। साथ ही साथ सांसदों और पूर्व न्यायाधीशों और अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मुस्लिम होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि ये लोग इनके अंदर शामिल होंगे तो ये भी मुस्लिम हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। साथ ही साथ निम्नलिखित सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। कौन कौन? एक तो हमारे मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि होंगे तो मुस्लिम होंगे, इस्लामी कानून के विद्वान मुस्लिम होंगे और वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष भी मुस्लिम होंगे। और मुस्लिम सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। फिर वक्फ बोर्डों की संरचना की बात करें, वक्फ बोर्डों की संरचना कैसी होगी? तो एक्ट में राज्य से बोर्ड में जो मुस्लिम निर्वाचक मंडल है वहाँ से 2 सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किया गया है। एक्ट में क्या किया गया था? 1995 के एक्ट में राज्य से बोर्ड में मुस्लिम निर्वाचक मंडल से 2 सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किया गया था। एक तुम्हारे सांसद, विधायक, MLC और बार काउंसिल होती है ना हमारी, उनके सदस्य में से 2 सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किया गया था। अधिनियम में प्रावधान है कि कम से कम 2 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए इसमें। जो हमारे वक्फ बोर्ड की संरचना की बात करें तो इसकी बात कर रहे हैं। विधेयक क्या करता है? राज्य सरकार को प्रत्येक पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति को, हर पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति को बोर्ड में नामित करने का अधिकार देता है। उन्हें मुसलमान होने की कोई ज़रूरत नहीं है जो राज्य सरकार उसमें नियुक्त करे। इसमें कहा गया कि बोर्ड के पास होना चाहिए 2 तो गैर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 गैर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। कम से कम 1 सदस्य शिया, सुन्नी और मुसलमानों के पिछड़े वर्ग से होना चाहिए। बोहरा और आगा खानी समुदाय में से एक सदस्य होना चाहिए यदि उनके राज्य में वक्फ है तो। बिल में कहा गया है कि वक्फ की 2 सदस्य क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। बिल में क्या कहा गया? वक्फ की 2 मुस्लिम सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। फिर न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की बात करें, उसकी कैसी संरचना होगी? तो अधिनियम में राज्यों को वक्फ और विवादों को हल करने के लिए न्यायाधिकरण के गठन की आवश्यकता है, मतलब ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता है। और इन ट्रिब्यूनलों का अध्यक्ष क्या है? क्लास 1 जिला सेशन जिला जज के बराबर का रैंक का कोई न्यायाधीश होना चाहिए। तो क्लास 1 जिला सेशन या सिविल जज के बराबर का कोई न्यायाधीश का होना चाहिए रैंक का, इस रैंक का कोई न्यायाधीश होना चाहिए। अब ट्रिब्यूनल और कौन कौन से सदस्य होंगे? एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के बराबर का एक राज्य अधिकारी होना चाहिए। क्या? एक राज्य अधिकारी होना चाहिए। वो किस लेवल का होना चाहिए? अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का जानकार व्यक्ति होना चाहिए। तो हमारा ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के ये प्रावधान है। तो बिल क्या करता है? ट्रिब्यूनल के बाद वाले सदस्यों को हटा दिया कि ट्रिब्यूनल के बाद वाले सदस्य, इसकी बजाय ये सदस्यों के रूप में किन को नियुक्त करता है? इसके अध्यक्ष के रूप में एक वर्तमान और पूर्व जिला न्यायाधीश, न्यायालय के न्यायाधीश, और राज्य सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का एक वर्तमान या पूर्व अधिकारी। संयुक्त सचिव रैंक का कोई वर्तमान या पूर्व अधिकारी क्या है?
हमारे ट्रिब्यूनल की संरचना में दिए गए। फिर बात करें ट्रिब्यूनल के आदेशों पर अपील की बात करें तो ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होता था पहले, और न्यायालयों में इसके निर्णयों के खिलाफ अपील निश्चित थी, मतलब मना थी। उच्च न्यायालय स्वयं के संज्ञान पर, क्या मतलब खुद की इच्छा हो तो बोर्ड द्वारा एक आवेदन पर या फिर एक पीड़ित पक्ष द्वारा मामलों पर विचार कर सकता था। केवल यही एक तरीका था कि विचार कर सकते थे, नहीं तो नहीं कर सकते थे। अब बिल क्या करता है, ट्रिब्यूनल के फैसलों को अंतिम रूप देने वाले प्रावधानों को हटा देता है। ट्रिब्यूनल के आदेशों को क्या 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, कोई चाहे तो। फिर बात करें केंद्र सरकार किस क्या कह सकते हैं इसके रिगार्डिंग, तो राज्य सरकार किसी भी समय वक्फों के खातों की ऑडिट करवा सकता है। कौन पहले प्रावधान था, राज्य सरकार करा सकती थी। अब क्या विधेयक क्या केंद्र सरकार को वक्फ बोर्डों के पंजीकरण, खातों के प्रकाशन और वक्फ बोर्डों की कार्रवाई के प्रकाशन के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। विधेयक क्या करता है, केंद्र सरकार को वक्फ बोर्डों के पंजीकरण में, खातों के प्रकाशन, वक्फ बोर्डों की कार्रवाई के प्रकाशन, इन संबंध में क्या है नियम बनाने का अधिकार देता है। बिल क्या है, केंद्र सरकार को कैग मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या किसी नामित अधिकारी से इसका ऑडिट करवाने का अधिकार भी देता है। तो कैग से भी करा सकते हैं या फिर किसी नामित अधिकारी से इसका ऑडिट कराने का अधिकार भी देता है। फिर बात करें संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना की बात करें तो सुन्नी और शिया संप्रदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड यदि की बात करें, यदि शिया वक्फ के पास राज्य के सभी वक्फ बोर्डों या संपत्तियों की आय का 15% से अधिक है तो वह अलग से कोई वक्फ बोर्ड बना सकती है। तो बात करें दोबारा से, सुन्नी या शिया संप्रदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा यदि शिया वक्फ बोर्ड के पास राज्य के सभी वक्फ संपत्तियां और वक्फ आय है इनका 15% से ज़्यादा है तो पहले ये था। अब क्या है, शिया और सुन्नी संप्रदाय के साथ बोहरा और आगा खानी संप्रदाय के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी है। ऐसा नहीं है कि फिर शिया और सुन्नी कर सकते और बोहरा और आगा खानी भी कर सकते हैं। अब बात करें वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की शामिल करने की बात, तो गैर मुस्लिम हितधारक जैसे हमारे दाता, डोनर, वादकर्ता, लिटिगेट, पट्टेदार, लेसेस और किराएदार, टेनेंट्स वक्फ प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मैनेजमेंट रहते हैं। इन हितधारकों का वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद इनमें प्रतिनिधित्व उन्हें वो क्या उचित भागीदारी देने के लिए सहायक सिद्ध होता है। धारा 96 के अंतर्गत केंद्र सरकार को वक्फ संस्थानों की धार्मिकता से इतर अलावा अलग गतिविधियां जैसे कि शासन व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी मामलों को विनियमित करने का अधिकार मिला हुआ है। न्यायालय के निर्णय भी इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। फिर बात करें हमारे जो केंद्रीय वक्फ परिषद है, केंद्रीय वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों की निगरानी करता है। यह स्पष्ट करता है कि वक्फ प्रबंधन केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक प्रशासनिक भी है और इसका नियमन आर्थिक और वित्तीय पहलुओं तक विस्तारित है। अभी बात करें इसके निर्णयों की। निर्णय यद्यपि क्या है, बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे, मतलब 5 मत होनी चाहिए कम से कम, जिसमें गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रभाव सीमित हो सकता है क्योंकि 2 ही सदस्य हैं। फिर भी प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में उनकी भूमिका मूल्यवान हो सकती है, अपना इनपुट तो दे ही सकते हैं। यह वक्फ प्रबंधन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने में सहायता करेगा। अब संशोधन विधेयक है 2025 की धारा 9 के अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड में कुल 11 सदस्यों में से केवल 2 सदस्य मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। केवल कितने, 11 में से केवल 2 ही हो सकते हैं, कार्यकारी पदाधिकारी को छोड़ के 2 ही हो सकते हैं। इस तरह धारा 14 के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद के कुल 22 सदस्यों में से केवल 2 गैर मुस्लिम सदस्य कार्यकारी सदस्यों को छोड़कर रखे जा सकते हैं। केंद्रीय वाले में तो 22 में से 2 और राज्य वाले में 11 में से 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। तो ओवरऑल देखें हमारा जो ये अधिनियम था इसके क्रक्स देखें निष्कर्ष के रूप में, तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के शासन, प्रदर्शन और दक्षता को बढ़ाने में के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सुधार पेश करता है। मुकदमेबाजी, न्यायिक निरीक्षण की कमी जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करने विधेयक एक अधिक सुव्यवस्थित और जवाबदेह ढांचा बनाने का प्रयास करता है। प्रमुख परिवर्तनों में वक्फ के गठन को फिर से परिभाषित करना, सर्वेक्षण और पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना, सरकारी निगरानी को सशक्त बनाना और गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को वक्फ से संबंधित जो निकाय है उनमें शामिल करके समावेशिता सुनिश्चित करना शामिल करता है। ये प्रावधान के भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के
आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक 2025 के बारे में सब कुछ देखा, क्या क्या परिवर्तन हुआ इसके बारे में देखा, क्या प्रभाव हुए उनके बारे में देखा। तो इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।